गेट एनवायरमेंटल साइंस 2022 का जो पेपर था वो मैंने अटेम्प्ट किया था और मेरा ऑल इंडिया रैंक 88 आया है। और मैंने गेट सिविल भी क्वालिफाइड किया है। मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैंने अपना बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में ही किया है फ्रॉम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वलसाड़। तो पहले जो मैं ये प्रिपरेशन मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐसे ही कॉपी कैट ऐसे ही प्रिपरेशन करो। नो, आप अपने हिसाब से ही प्रिपरेशन करो। मतलब इस वीडियो से आप सीख सकते हो कि आप अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में क्या क्या ऐसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स या इम्पोर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हो। मतलब ये थोड़ा गाइडेंस वाला है, आपको हेल्प करेगा, लेकिन कम्प्लीटली कॉपी कैट नहीं करना है क्योंकि हर इंसान का स्टाइल अलग अलग होता है। तो मैंने जो प्रिपरेशन की थी वो अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ ही मैंने प्रिपेयर किया था। और पहले मैंने आपको भी अपनी प्रिपरेशन में जो हाई वेटेड सब्जेक्ट थे वही पहले आपको चूज़ करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैंने जो पहला सब्जेक्ट स्टार्ट किया था वो था वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जो सेक्शन 4 है हमारे सिलेबस में। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट अप्रोक्सीमेटली जब 2021 में आया था तो उसका मतलब वेटेज कितना, अब मैंने कैलकुलेट किया था तब अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स का आया था। अभी 2022 में भी वो तो मुझे काउंट कहीं नहीं किया, लेकिन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का वेटेज ज़्यादा ही रहता है। तो मैंने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो किया वो कहाँ से किया था, तो यूट्यूब पे APACD की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ से कर सकते हो। और फिर सिविल PYQs जो सिविल इंजीनियरिंग का पेपर आता है उसमें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आता है, उसमें वेस्ट वाटर, एयर पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट, ये तीनों एक साथ आते हैं। तो उसके में एक वेबसाइट है, वहाँ पे टॉपिक वाइज सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा। तो मैंने वो सिविल PYQs किए थे, फिर टेस्ट सीरीज़, और फिर सम न्यूमेरिकल क्लासेस ऑफ अनअकैडमी एंड बायजूस। देखिए ये स्टार्टिंग में क्या होता है, प्रिपरेशन मतलब आपने अजीब कंसेप्ट पढ़ा है और बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं की है तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो मैं क्या करता था, ये जो न्यूमेरिकल की क्लासेस होती है ना, जो मतलब सर लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते हैं, अनअकैडमी वाले हैं और ये बायजूस वाले हैं, वो सब सर ये सॉल्व करवाते हैं, मैं उनकी क्लासेस अटेंड करता था। तो क्या होता था कि अगर मुझे ये न्यूमेरिकल नहीं आता तो ट्राई करता था 2-3 बार फिर से, लेकिन अगर नहीं आता तो फिर मैं ये वीडियोस देख लेता था। तो वीडियोस देखने से क्या होता है, मतलब वो सर बहुत अच्छे से सिखाते हैं। तो इनिशियली आपको न्यूमेरिकल मतलब ये मैंने ऐसा किया था कि स्टार्टिंग में वीडियो से ही सब न्यूमेरिकल सॉल्व करता था। फिर आखिर में जब टेस्ट सीरीज वो सब आया, फिर आखिर में यूट्यूब वीडियो देखना छोड़ दिया था क्योंकि मेरे बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो गया था इसलिए। और सेकंड सब्जेक्ट मैंने लिया था वो था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो उसका भी मैंने जो अनअकैडमी की प्लेलिस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है, प्रियंका मैम और पल्लव सर की। प्रियंका मैम से मैंने लीनियर अलजेब्रा किया था, ये पल्लव सर से मैंने कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन किया था। और ये बायजूस एग्ज़ाम प्रेप का मैं जो राकेश तलरेजा सर है उनका प्रोबेबिलिटी वो बहुत अच्छा है, वो मैंने किया था। और प्रीवियस ईयर क्लासेस भी अटेंड किए थे मैंने, सिनिक जैन सर है, और फिर यूट्यूब और अनअकैडमी वाले मतलब अनअकैडमी वाले भी, और कुछ और भी वीडियोस थे यूट्यूब पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने पे थे, वो भी मैंने अटेंड किए थे। और सिविल इंजीनियरिंग के PYQs लगाए थे, और फिर टेस्ट सीरीज। तो मैथ्स मैंने यहाँ से किया था। आप और भी सोर्स से कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ से किया था ऐसा मुझे, क्योंकि एक प्लेलिस्ट ठीक तरह से जमा नहीं, इसलिए फिर मैं चेंज करते रहा।
उसके बाद मैंने ओपन चैनल फ्लो किया, और क्योंकि मैंने ओपन चैनल फ्लो इसलिए इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में ही कर लिए। पहले मैंने जो पहले 4 सब्जेक्ट थे वो मैंने सिविल में जो कॉमन है ना वही किए, बिकॉज़ हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल थे उसके, इसलिए उस सब्जेक्ट पे कमांड अच्छा होगा तो फिर एग्ज़ाम में मतलब एटलीस्ट क्वालिफाइड तो कर ही जाएगा। मुझे कोई रैंक वैंक नहीं लाना था, सिर्फ क्वालिफाइड ही करना था, बट आ गया रैंक ऐसे ही। तो अनअकैडमी में ओपन चैनल फ्लो ये मैंने मृगांक सर की प्लेलिस्ट से किया, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। और फिर मैंने सिविल PYQs लगाए, और फिर कुछ न्यूमेरिकल क्लासेस भी अटेंड किए, और फिर टेस्ट सीरीज। ये अनअकैडमी की जो मृगांक सर की जो प्लेलिस्ट है, एक बार मैंने उससे ओपन चैनल फ्लो कर दिया फिर मोस्टली सारे न्यूमेरिकल बन ही जाते थे, इसलिए ये उनका लेक्चर बहुत अच्छा है। अगर मैं यही रिकमेंड करूँगा कि ओपन चैनल फ्लो सीखना है तो मृगांक सर की प्लेलिस्ट देख लिए, अपडेटेड प्लेलिस्ट ही देखना, क्योंकि मैंने 2022 में जो प्लेलिस्ट थी वो देखी थी। 2023 में वो शायद अपडेटेड प्लेलिस्ट मतलब अपडेटेड इस बार 2023 में भी वो क्लासेस लेंगे इसलिए। और फिर मैंने हाइड्रोलॉजी किया। हाइड्रोलॉजी मैंने ये बायजूस या ग्रेडअप जो भी है, अभी तो बायजूस है, पहले ग्रेडअप था मेरे टाइम पे, तो उसका चैम्पियन स्टडी प्लान था हाइड्रोलॉजी का, वो मैंने किया था। वो अनिरुद्ध सर समझा रहे थे। फिर अनअकैडमी में जो भाविशा मैम है उनके मैंने यूट्यूब और अनअकैडमी के वीडियोस देखे थे। फिर सिविल के PYQs लगाए और टेस्ट सीरीज। मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं किया था। फ्लूइड मैकेनिक्स में सिर्फ ओपन चैनल फ्लो है ना वही किया था, बिकॉज फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा बड़ा है और आता सिर्फ 3-4 मार्क्स का है, इसलिए मैंने तो नहीं किया था। मेरे हिसाब से मुझे सही नहीं लगा क्योंकि मुझे रैंक नहीं लाना था, इसलिए मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स छोड़ दिया। लेकिन ओपन चैनल फ्लो वो कर लिए, क्योंकि 2-3 मार्क्स का ये 100% आना ही है ओपन चैनल फ्लो, इसलिए आप लोग भी ओपन चैनल फ्लो मत छोड़ना। फ्लूइड मैकेनिक्स भी कर लेना, बट ओपन चैनल फ्लो मत छोड़ना। मैंने छोड़ दिया था फ्लूइड मैकेनिक्स क्योंकि मुझे वो टेंशन, प्रेशर, ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती, स्ट्रेस, वो सब पता नहीं क्या होता है। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड में मैं क्या करता था, उसके लिए मतलब जो रात को मतलब थोड़े थक जाते हैं पूरा दिन पढ़ाई करके, तो रात से 9 से 1 बजे तक मैं उसमें जनरल एप्टीट्यूड करता था, आराम से, ज़्यादा लोड नहीं लेता था, जितना होता था उतना करता था। तो उसके लिए मैंने राकेश तलेजा सर की यूट्यूब वाली प्लेलिस्ट है, बाईजूस का जो चैनल है वहीं से वो मैंने किया था। फिर गेड एकेडमी में वो सिद्धार्थ सर है, उसकी प्लेलिस्ट है, वहीं से किया था। और अविनाश सर के थोड़े वीडियो थे वही, और फिर टेस्ट सीरीज। मतलब आपकी एप्टीट्यूड के लिए तो बहुत सारे रिसोर्सेज है, आप कर सकते हो, मतलब लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको सिलेबस देख लेना है, सिलेबस आप देख लें, आपका वो टॉपिक कवर हो जाए, फिर उसके वीडियोस बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर आप टेस्ट सीरीज़ में फंस जाए कोई टॉपिक के क्वेश्चन पे, और अगर आपको लगे ये कंसेप्ट ठीक है, फिर आप देख सकते हैं वीडियो। आपको बहुत टाइम मैनेजमेंट करके चलना होगा, बहुत ज़्यादा वीडियोस भी नहीं देखने हैं। आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए फिर नहीं देखने हैं, जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर हो तब तक वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि गेट एग्ज़ाम है वो कंसेप्चुअल एग्ज़ाम ही है, वो आपके कंसेप्ट ही देखता है, बहुत डेप्थ में नॉलेज नहीं। कंसेप्ट क्लियर है आपका, कंसेप्ट अप्लाई करना आता है, तो फिर आप रैंक ले आओगे। और उसके बाद मैंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट किया। ये जो मैंने बता रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक। हाँ, ये जो सारे सब्जेक्ट है, मतलब बड़े बड़े सब्जेक्ट में 1 वीक लगता था, बाकी सब ये एयर पोल्यूशन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, नहीं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन ये एयर पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट और पीछे है जो है 1 वीक से भी कम का टाइम लगा मुझे सिलेबस फिनिश करने में। अब ऐसा नहीं है कि सिलेबस फिनिश हो गया तो कंप्लीट हो गया, नहीं। मैंने वेस्ट वाटर वो मैंने 1 वीक में
सिलेबस कंप्लीट कर दिया था, APSD की प्लेलिस्ट है और थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करें। लेकिन क्या हुआ, जब मैंने मतलब 2 वीक में वेस्ट शूटर और मैथ्स कंप्लीट कर लिया था, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया था कि ये सब्जेक्ट मैं कर लूँगा, मतलब इससे कोई न्यूमेरिकल आएगा तो मैं पक्का सॉल्व कर लूँगा, ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो मैंने क्या किया था, 15 दिन तक एक मैथ्स, वेस्ट शूटर और एक सब्जेक्ट था, याद नहीं मुझे अभी, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया, 15 दिन सिलेबस फिनिश करना होल्ड पे रख दिया 15 दिन तक। 15 दिन में मैंने कंटिन्यूसली वेस्ट वाटर, मैथ्स और शायद OCF या हाइड्रोलॉजी था, तो उनके कंटिन्यूसली मैंने न्यूमेरिकल ही सॉल्व किए 15 दिन। फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि अच्छा ठीक है, इतना बहुत है, ऐसे ही क्वेश्चन गेट में आएंगे और मैं सॉल्व कर लूँगा। तब मैं फिर आगे बढ़ गया सिलेबस पे। ओके, ये फिर उस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहाँ से किया मैंने, मृगांक सर की प्लेलिस्ट और अनअकैडमी में, अनअकैडमी वाले मृगांक सर वहीं से। और APSD का स्टडी मैंने APSD का 6 मंथ वाला कोर्स बॉट किया था, तब 3000 में पड़ा था, इतना ज़्यादा महंगा नहीं था, इसलिए मैंने बॉट कर लिया था। और वो मुझे डाउट सॉल्विंग में बहुत हेल्प हुआ। अगर आप लोग चाहे तो कर सकते हो, ना मतलब करना हो तो कोई बात नहीं। मैं आपको अपना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेल ID प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको कोई गेट एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई भी कंफ्यूजन है, टेक्निकल हो या फिर जनरल हो, कोई भी, तो आप मेल ID में मेल कर सकते हो या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्रिपरेशन के ड्यूरिंग, अगर आप डीमोटिवेट हो गए हो फिर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू। क्योंकि बहुत सारे लोग गेट की प्रिपरेशन में डीमोटिवेट ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए मैं तो कभी भी डीमोटिवेट हुआ ही नहीं हूँ। मेरे तो जितना आराम से मुझसे जितना हो रहा था वो मैं करता गया और आराम से आ गई रैंक टॉप 100 में। और इसके बाद क्या है, NPTEL के असाइनमेंट क्वेश्चन भी बहुत हेल्प हुआ, मतलब आप वो भी सॉल्व कर देना, क्योंकि हमारे पास सिविल PYQ है लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। टेस्ट सीरीज़ तो देंगे, लेकिन टेस्ट सीरीज़ का क्या होता है, अभी नया पेपर है तो टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है एनवायरमेंटल साइंस की, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि टेस्ट सीरीज़ इतनी ज़्यादा भी रिलेवेंट नहीं है एनवायरमेंटल साइंस की, क्योंकि मैंने बहुत अब कितनी 4 जगहों से टेस्ट सीरीज़ बहुत की थी, लेकिन क्वेश्चन जो उसमें थे वो गेट के रिलेवेंट मुझे नहीं लगे। APSD की मुझे बस ये APSD की टेस्ट सीरीज़ थी वही मुझे रिलेवेंट लगी। बाकी जो मैंने टेस्ट सीरीज़ बॉट की थी उसके क्वेश्चन मुझे इतने रिलेवेंट नहीं लगे, लेकिन फिर भी थोड़ी हेल्प तो हुई, क्योंकि 3 घंटे कंटिन्यूसली बैठना होता है टेस्ट सीरीज़ में, हेल्प तो हुआ, लेकिन इतने ज़्यादा रिलेवेंट। लेकिन अभी शायद 2023 में और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी एनवायरमेंटल साइंस की रिलीज़ करेंगे, तो शायद और जगहों से आएगी टेस्ट सीरीज़ तो अच्छी होगी शायद। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा, कोई नहीं, बॉट कर ही लेना, क्योंकि जितने ज़्यादा आप टेस्ट दोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। एंड आखिर में क्या हुआ, मैंने टाइम था लेकिन मैं रिवीजन भी हो गया था, फिर भी ये टेस्ट दे रहा था, लेकिन ठीक तरह से आखिर में टेस्ट दी नहीं। तो फिर एग्ज़ाम में वो मैं बाद में नीचे बताऊंगा कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की वो। और फिर ये एयर पोल्यूशन, उसमें भी मृगांक सर की प्लेलिस्ट है, अनअकैडमी पे वीडियो भी है, फ्री में ही है सब। और फिर मैंने अपना जो इंजीनियरिंग में न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, और मेरा जो थोड़ा कंसेप्ट था जो मैंने इस यूट्यूब चैनल पे भी पहले भी सिखाया हुआ है। और फिर APSD का स्टडी मटेरियल है, फिर सिविल PYQ मैंने लगाए, और थोड़े बहुत वीडियो देखे। क्या होता है, कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आता है तो फिर पढ़ने की जगह मैं उसका वीडियो ही देख लेता था,
थोड़ा लंबा होता है, लेकिन कोई नहीं, कंसेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज में के क्वेश्चन। फिर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, वो योरपीडिया की जो प्ले लिस्ट है यूट्यूब पे, वहीं से मैंने किया था। एनपीटेल के वीडियोस, जो एनपीटेल का एक मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ऐसा एनपीटेल का एक कोर्स है जो प्रोफेसर ब्रजेश दुबे आईआईटी खड़गपुर के हैं, वो उन्होंने चलाया है। तो वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो पूरा कोर्स अगर हो सके तो आप वीडियो भी देख ले सब, और असाइनमेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसमें जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री था वो भी एक लेक्चर है उसका, हाँ, तो वो भी देख लेना। और टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन तो है ही। और फिर एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, इसको आप एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी पे एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी को आपको उस पर आपको बहुत स्ट्रेस नहीं देना है, क्योंकि आप नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता था कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत इसको लिया था ध्यान में। लेकिन जो थियोरेटिकल क्वेश्चन थे वो तो मुझसे बने ही नहीं, जो न्यूमेरिकल थे वो तो क्या बोलते हैं, उसमें आपको ये एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी की कोई नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं थी, वो प्योरली मैथ बेस्ड क्वेश्चन था। तो इसको आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, आप जितना हो सके उतना कर लीजिए। एनपीटेल का उसमें एनपीटेल का एक कोर्स भी है, एनपीटेल का एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो भी आप देख ही ले और असाइनमेंट के क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले। और फिर मैंने ये यूट्यूब चैनल है क्वेश्चन सॉल्विंग विद गौरी मैम, तो वहाँ पे भी वो मैम ने क्वेश्चन अपलोड किए हैं एनवायरमेंटल साइंस के, जो आ सकते हैं प्रोबेबल वही, तो वो भी आप देख सकते हैं। और टेस्ट सीरीज तो है ही। और फिर ये ग्लोबल एंड रीजन एनवायरमेंटल इश्यू, ये भी APSCD वीडियोस और स्टडी मटेरियल्स जो उनके कोर्स में थे मैंने उनसे किया। और फिर योरपीडिया में जो सलकानी सल है उसकी प्लेलिस्ट भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, उनसे मैंने भी किया था। और एनपीटेल के असाइनमेंट क्वेश्चन तो करना ही है, टेस्ट सीरीज़, और थोड़ा बहुत गूगल से भी, मतलब टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन आते हैं जो तो कुछ कंसेप्ट पता नहीं रहते, तो फिर वो गूगल से ही सीख लेता था मैं। और फिर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चन, ये मैंने एनपीटेल की वीडियोस से किया था। उनका है ना लाइफ साइकिल असेसमेंट वाला तो नहीं, लेकिन ये जो एनवायरमेंटल साइंस का कोर्स है ना, उसमें बहुत ज़्यादा ये एनवायरमेंटल मैनेज, मतलब लाइफ साइकिल आ जाता है, EIA आ जाता है, और वही ये जो फिर क्या आता है उसमें, ये अपना एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एक EPA। मैंने ये सारे एक टॉपिक कवर नहीं किए थे, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट मेजर होते हैं, फॉर एग्जांपल ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब कर लिए थे। एनपीटेल के असाइनमेंट क्वेश्चन, फिर योरपीडिया के यूट्यूब वीडियो, सलकानी सर और विजयेंद्र सर के, और टेस्ट सीरीज और गूगल, ठीक है। तो ये था मेरा रिसोर्सेस, मतलब मैंने कहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट किया। अब सिलेबस कंप्लीट मैंने कब तक कर लिया था, तो 6 मंथ थे, 6 मंथ में से पहले 4 मंथ में ही मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। मतलब उसके साथ मैंने प्रैक्टिस भी कर ही ली थी, लेकिन फिर भी ये उतनी प्रैक्टिस सफिशेंट नहीं थी। गेट में क्या होता है, आपको प्रैक्टिस बहुत करनी होती है, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। बहुत ज़्यादा डीप थियोरेटिकल में नहीं जाना है। और दो इस बार थियोरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा था, लेकिन मैं यही अज्यूम करके चलता हूँ, क्योंकि ये IIT खड़गपुर का जो हर बार उनका पेपर ऐसा ही होता है। आगे इस साल का पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर आएगा, आप कंपैरिजन कर लेना 2021 और 2022, बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा आपको पेपर में। और 2023 का जो शायद पेपर आएगा, ये आगे 24-25,
वो ये 2022 की पेपर का कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इजी आएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो वो तो चलिए, वो तो कुछ डिस्कशन वाली बात है नहीं। जो आपके लिए जो बेनिफिशियल है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पहले 4 मंथ में मैंने सिलेबस का फिनिश कर दिया था, और फिर मैंने टेस्ट सीरीज़ और रिवीजन, हाँ, जो एक ये जो रिसोर्सेज मैंने किए, तो मतलब जो मैंने मेरे पास जो मटेरियल अवेलेबल है, मतलब जो मैंने खुद नोट डाउन किए हैं, मैंने क्या किया था, ये क्योंकि थियोरेटिकल सब्जेक्ट ज़्यादा है तो मैंने ये जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में नोट्स बना लिए हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक अटैच कर दूंगा। मेरे पास जितना भी अवेलेबल है, मैंने नोट डाउन किया है, वो मैं सब आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसका कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मटेरियल तो मैं दे दूंगा। अब मैंने मिस्टेक्स क्या क्या की, तो मिस्टेक्स में आई डिडेंट यूज़ लैपटॉप और पीसी इन टेस्ट सीरीज। तो क्या होता है, ये तो मेरे को पता ही था कि गेट का कैलकुलेटर यूज़ करना है। वो मैं जनरल गाइडेंस वीडियो देखता था, अनअकैडमी वाले और ग्रेड अप वाले सर सब, वो सब एक्सप्लेन करते थे कि आपको गेट कैलकुलेटर का कितना कितना इम्पोर्टेंस है, वो मैं समझ गया था। लेकिन लैपटॉप या पीसी तो था नहीं, तो मोबाइल से ही गेट कैलकुलेटर यूज़ करता था, हैबिटेड हो गया था। लेकिन क्या होता है, लैपटॉप और पीसी की आपको आदत नहीं रहती, तो एग्ज़ाम में क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है वो क्लिक करने में, माउस यूज़ करने में, मतलब इतना ज़्यादा स्पीड में हो नहीं सकता, इसलिए टाइम बहुत जाता है। इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग लैपटॉप या पीसी जो भी है वो आप यूज़ करो टेस्ट सीरीज में, क्योंकि ये मेरी प्रिपरेशन, मतलब मेरे एग्ज़ाम में तो बहुत इम्पेक्ट हुआ इस चीज़ का, आपकी एग्ज़ाम में भी हो सकता है, इसलिए कीप दैट पॉइंट इन माइंड। और जो मैंने टेस्ट सीरीज़ में जो क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट किए हैं टेस्ट सीरीज़, तो टेस्ट सीरीज़ में 95% क्या हुआ, 95% टाइम, 95% टेस्ट में क्या हुआ, मेरा पेपर था वो 2 घंटे में ही पूरा हो जाता था। मतलब जो पिछला 1 घंटा होता था वो ऐसे ही बच जाता था। मतलब टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन इतने ईजी लगते थे मुझे, और इसलिए मोस्ट प्रोबेबली 2 घंटे में पेपर मेरा फिनिश रहा। कई बार 2.5, लेकिन कभी भी पूरा 100% टाइम, क्या बोलते हैं, मेरे पास टाइम बचा ही रहता था टेस्ट के बाद। ऐसा सारे टेस्ट में मैंने 10 से 15 टेस्ट दिए थे फुल लेंथ, तो सब में ऐसा ही हुआ। तो फिर मैंने यही अज्यूम करके चला कि आराम आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, स्टार्टिंग में टाइम तो बचने ही वाला है। टेस्ट सीरीज़ में ये जो मेरा 2.5 या 2 आवर बच रहा था, उसमें भी मैं स्टार्टिंग से ही आराम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, फिर भी टाइम बच रहा था। तो मैंने यही मान के चला कि चलो कोई नहीं, गेट एग्ज़ाम में भी टाइम बचेगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं। स्टार्टिंग में मैंने आराम से क्वेश्चन सॉल्व किया। पहली दिक्कत तो यही आई कैलकुलेटर में, क्योंकि ये पहले कैलकुलेशन किया तो लैपटॉप या पीसी में कैलकुलेट तो किया नहीं था, इसलिए पहली बार पीसी में कैलकुलेटर यूज़ किया, तो फिर थोड़ी डाउट आया कि ये आंसर सही होगा कि नहीं। फिर मैंने दोबारा चेक किया तो वही सेम आंसर आया, तो ये थोड़ा मेरा टाइम वेस्ट वहाँ पे हो गया। और इनिशियली बहुत ज़्यादा टाइम लिया मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने में, और MSQ बहुत ज़्यादा थे, 15 MSQ थे, तो उसमें भी 15 MSQ और NAT भी बहुत ज़्यादा थे। तो फिर ऐसा हुआ, तो आखिर में क्या बोलते हैं, टाइम बहुत कम हुआ का, बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं था आखिर में। जनरल एप्टीट्यूड के कुछ 2-3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी थे, मतलब जो उनका जो क्वेश्चन था वही बहुत ज़्यादा लेंथी था, वो तो मैंने पढ़ा भी नहीं, अटेम्प्ट भी नहीं किया। सिविल में एप्टीट्यूड में मेरे 15 में से 14 क्वेश्चन मुझे आ गए, लेकिन एनवायरनमेंट में 15 में से सिर्फ 10 ही अटेम्प्ट किए, बाकी अटेम्प्ट ही नहीं किया 5 क्वेश्चन तो।
तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इनिशियली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। टेस्ट सीरीज़ में शायद आप अब तो शायद डिफ़िकल्ट टेस्ट सीरीज़ आएगी, लेकिन मेरे टाइम पे जो टेस्ट सीरीज़ थी वो टेस्ट सीरीज़ में मेरे क्या बोलते हैं, टाइम मैनेजमेंट टेस्ट सीरीज में हो गया था, लेकिन ये एग्ज़ाम में होगा ना, क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट पेपर किसी ने सोचा ही नहीं था कि इतना डिफ़िकल्ट आ जाएगा। ये थोड़ा ज़्यादा ही टफ था। और फिर मैंने आंसर की चैलेंज नहीं की, क्योंकि एक क्वेश्चन था मैथ का जिसमें मतलब वो कौन सा क्वेश्चन था, वो मीन मीडियन वाला कुछ क्वेश्चन था। तो उसमें सर ने भी बोला कि ये 99% गलत ही है, लेकिन क्या हुआ, अगर मैं चैलेंज करता तो शायद 1.3 मार्क्स बढ़ जाते, क्योंकि -0.33 हुआ था, और चैलेंज करता तो 1 मार्क्स आ जाता और 0.33 भी आ जाता, तो 1.33 बढ़ जाता और रैंक आगे आ जाती। लेकिन मैं थोड़ा सेटिस्फाइड था कि क्या बोलते हैं, इतने से क्या मतलब, मुझे कोई ऐसा लालच था नहीं कि रैंक आ जाए, आगे आ जाए या थोड़े बहुत मार्क्स बढ़ जाए, तो फिर मैंने चैलेंज ही नहीं किया। और फिर टिप्स थोड़े बहुत मैं आपको दे देता हूँ कि देखिए, जो आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको उसके साथ साथ जनरल गाइडेंस वीडियो भी आपको देखने हैं, अनअकैडमी वाले या गेडअप वाले, और जो सैनिक जैन सर है, वो सब जनरल गाइडेंस वीडियो आपको मतलब उसमें सब गाइड करते हैं कि आपको कौन कौन सी मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए गेट प्रिपरेशन के ड्यूरिंग, और मतलब क्या करना चाहिए गेट की प्रिपरेशन के ड्यूरिंग और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन लोग का बहुत सालों का एक्सपीरियंस रहता है। तो वो डेफिनेटली आपको ठीक तरीके से, मैंने फॉलो किया था उनके सारे पॉइंट्स को नहीं, लेकिन जो भी पॉइंट मैंने रिलेवेंट थे वो मैंने अप्लाई किया था, और वो बहुत बेनिफिशियल भी था। ये आपकी गेट की प्रिपरेशन की डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे लेकिन आप रॉन्ग डायरेक्शन में ही एफर्ट्स पुट करेंगे तो फिर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप रेगुलरली जनरल गाइडेंस वीडियो है वो देखते रहिए। ऐसा नहीं है डेली डेली, लेकिन हफ्ते में एक आध बार देख लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता चलेगा, मतलब आपको पता रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में है या नहीं, आप सही से प्रिपेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और ये तो मैंने बताई पॉइंट कि लैपटॉप यूज़ करना टेस्ट सीरीज में। और फिर हाँ, नोट डाउन ऑल ऑफ़ योर मिस्टेक्स। तो क्या होता है, मैंने अगर मेरी बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 100 से भी ज़्यादा मिस्टेक्स मैंने नोट डाउन की हुई है। तो आप सोच सकते हो, अगर आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, मैं 7+4 3 कर देता था, 7+4 3 कर देता था, ऐसी सिली मिस्टेक्स मैं करता था। तो फिर आप लोग का भी चांस ऐसे कर सकते हो, लेकिन कोई इश्यू नहीं है। आप क्या बोलते हैं इसको, नोट डाउन करके फिर प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज दोगे ना, उससे आपकी जो सिली मिस्टेक्स है वो कम होती जाएगी। ओके। और चौथा पॉइंट है, डोंट बी लेज़ी टू रिवाइज। रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जो कंसेप्ट पढ़ा है वो कितने दिन में आप भूल जाओगे, वो यूट्यूब वीडियो के थ्रू आप एक बार देख लेना कि रिवीजन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले ये आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ये आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजी बना लेना चाहिए कि आप ऐसा ऐसा करेंगे। रफ स्ट्रेटेजी, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्लीट प्लान बना ही लें और ऐसे ही चलें। मैंने ऐसा बनाया था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसा पूरे साल का ऐसा कंप्लीट शेड्यूल नहीं कि ऐसा ऐसा करूँगा, पहले ये सब्जेक्ट, थोड़ा रफ प्लान बना लिए, कोई नहीं इस टाइम पे इतना करूँगा, इस टाइम पे इतना करूँगा। और फिर मैंने क्या किया था, हाँ, मैंने एक अलार्म लगा दिया था दोपहर को, जो मुझे रियलाइज़ करता था डेली कि प्रिपरेशन अभी करनी है, वर्क एफर्ट अभी पुट करना है, ताकि जब गेट का रिज़ल्ट आए तब अफसोस ना हो कि नहीं यार
तब थोड़ा पढ़ लेना चाहिए या तब थोड़ी मेहनत कर लेनी चाहिए थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं अपने आप को डेली रिमाइंड करवाता था। और अभी भी मुझे इसलिए रिग्रेट नहीं होता है, क्योंकि अच्छी रैंक आ गई है, जो मैंने सोचा नहीं था लेकिन अच्छी है। और फिर हाँ, यू कैन पुट एफर्ट ओनली, आप सिर्फ एफर्ट पुट कर सकते हो, मतलब आपको सिर्फ एफर्ट पुट करना है। अब रिज़ल्ट कैसा आएगा, क्या आएगा, उसको आपको उसके बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आप सिर्फ एफर्ट पुट करते जाओ। लेकिन ये ध्यान में रखना, राइट डायरेक्शन में, ठीक है। राइट डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, ये जनरल गाइडेंस वीडियो देखिए वो सर लोगों की, क्योंकि वो वाकई में बहुत हेल्प करते हैं। तो आप सिर्फ एफर्ट पुट करते जाओ, रिज़ल्ट की ज़्यादा टेंशन ना लो। ओके, तो दैट्स इट फॉर माय साइड। अगर आपको मैं ये मटेरियल तो प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन क्या होता है, मैंने सिर्फ ये जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा नोट्स, ये सिर्फ नोट्स से ही प्रिपरेशन नहीं। मेरे पास जो मैंने टेस्ट सीरीज़ दिए, तो मैं क्या करता था, टेस्ट सीरीज़ में जो क्वेश्चन नहीं आते थे मैं उनका स्क्रीनशॉट ले लेता था। तो मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट भी है, बहुत ही ज़्यादा स्क्रीनशॉट है, इसलिए वो सब तो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता, और आपको वो स्क्रीनशॉट को देखने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप उतना देख लीजिएगा। और अगर आपको कोई कंसेप्ट या फिर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट है, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है तो आप मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस फॉर गेट 2023।